दोस्तों, यह रोमांटिक स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर है और आप लोग लाइक कीजिएगा ज़रूर से ज़रूर, कमेंट कीजिएगा और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। केशव पायल को अपने साथ लेकर बढ़ता। उससे पहले ही फिर से डोरबेल बज उठी। वो पायल को अंदर जाने का इशारा कर गेट खोलता है तो सामने खड़े करण को देख उसकी आंखें भीग उठी। केशव अपनी दोनों बाहों को फैलाकर कहता है, वेलकम होम एटीएम साहब। करण उसकी बाहों में समाते हुए भावुक स्वर में कहता है, अपनों के लिए मैं सिर्फ करण हूँ भाई। दोनों भाई एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं और केशव करण को कसकर कहता है, अपनी भाभी की बात मान रख। तूने उसे अच्छा सरप्राइज दिया है कन्नू। एक दिन पहले आकर तूने मुझे और पापा को टेंशन फ्री कर दिया। जल्दी अंदर चल, पापा पास सब यहीं हैं। करण हैरानी से कहता है, सच भाई? मतलब हमारी पूरी फैमिली एक साथ? वाकई गुड्डा के कदम हमारे घर के लिए बहुत शुभ हैं, जिसका इंतजार बरसों से इन आँखों को था। आज गुड्डा के फंक्शन से पहले सबको एक साथ देख, इन बेचैन आँखों को सुकून मिल जाएगा। पापा और आपसे तो बातें होती रहती हैं, लेकिन पायल और मम्मी से बात हुई काफ़ी टाइम हो गया। करण खुश होते हुए कहता है, आज की रात मेरी पापा के कंधे और मम्मी की गोद में सुकून से निकलेगी। केशव का हाथ खींचते हुए कहता है, जल्दी अंदर चलिए भाई। केशव करण का हाथ कसकर गंभीर आवाज़ में कहता है, कन्नू मम्मी यहाँ नहीं, हमारे दूसरे घर पर हैं। केशव की आवाज़ की गंभीरता महसूस होते ही करण की आंखें बंद हो गई। वो खुद में बुदबुदाते हुए कहता है, कब तक इंतज़ार करना होगा मम्मी हमें एक होने के लिए? आपकी खुशी के लिए तो मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती हीरा खो दिया। अपने प्यार को न चाहते हुए भी हमेशा के लिए छोड़ दिया। अकेले जीवन जीने का फैसला लिया मम्मी। उसके बावजूद आप नहीं बदली। पता नहीं अब क्या चाहिए आपको। आज तक मेरी समझ में नहीं आया, आखिर किस चीज़ की कमी रखी पापा ने जो आप अपने बच्चों को छोड़ो। कभी उनसे भी नहीं सीधे मुँह बात करती। केशव करण को खुद में खोए देख उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, कन्नू हम तो बदनसीब बच्चे हैं जिनके पास माँ होते हुए भी ममता भरा आंचल नहीं, माँ की छाँव तले बैठने के लिए। पता नहीं अभी कितनी आजमाइशें और बाकी हैं मेरे भाई, लेकिन तू अपना मूड ऑफ मत कर। आरती है तेरे पास, तू अपनी माँ की छवि उसमें देख सकता है। चल अंदर आजा, सब वेट कर रही हैं। करण हल्की मुस्कान लेकर कहता है, जी भाई चलिए। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे अंदर रूम में आते हैं। करण को केशव के साथ आते देख जहाँ राजेंद्र जी के चेहरे पर चमक आ गई, वहीं पायल तो खुश होकर उसके गले लग गई, जबकि अपनी गोद में गुड्डा को लिए खड़ी आरती दोनों भाइयों को एक दूसरे के साथ देख मुस्कुरा उठी। करण पायल को गले लगाकर कहता है, कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई? पायल मुंह बनाते हुए कहती है, भाई आपको कोई और बातें आती हैं या नहीं? देखिए पापा, अपने लाडले को इन्हें पढ़ाई के अलावा कुछ सोचता नहीं। उसके सीने पर हल्के से मारते हुए कहती है, भाई कल मेरी गुड्डा का फंक्शन है तो अभी मेरा सारा ध्यान अपनी फैमिली और फंक्शन पर है, समझे? आपने यदि मुझसे फिर से पढ़ाई के बारे में पूछा ना तो फिर देखना, पायल की बच्चों जैसी हरकतें देख सब खिलखिलाने लगे। करण उसके सर पर हल्के से मारते हुए कहता है, ठीक है 2 दिन एंजॉय कर ले, उसके बाद फुर्सत से तेरी क्लास लूँगा। इतना बोल राजेंद्र जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करता है। राजेंद्र जी उसे अपने अंक में लेकर कहते हैं, कन्नू कैसा है बेटा? करण उन्हें मजबूती से पकड़कर कहता है, अपनों के बिना बिल्कुल अधूरा पापा। बहुत मिस करता हूँ आप सबको, लेकिन आज आपके गले लगते ही सुकून से भर उठा। इतने दिनों की कसर आपके एक आलिंगन से पूरी कर दी। राजेंद्र जी उसकी आवाज़ का दर्द और शब्दों की गहराई को बखूबी समझ गए, लेकिन वो उसे देख गहरी आवाज़ में कहते हैं, भरोसा रखो करण अपने ईश्वर पर। वो अपने नेक बंदों की परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन उन्हें अपनी ज़िंदगी अपनी खुशियों से कभी महरूम नहीं करता। मेरा मन कहता है बच्चे, देर सवेर तुम्हारे जीवन में भी बहारें आएंगी। तुम्हारी मोहब्बत। करण ने एकदम से राजेंद्र जी कर मुंह पर हाथ रखकर कहता है, पापा बहुत दूर छोड़ आया हूँ मैं अपनी मोहब्बत को।
मेरे लिए ये चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो गया। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं पापा, क्योंकि जिनके साथ वो शादी के बंधन में जुड़ रही हैं वो एक बेहतरीन शख्स है। पूरा यकीन है वो हमेशा उन्हें खुश रखेगा। मेरे कहने का ये मतलब कतई नहीं है पापा, मैं इस बात से दुखी नहीं बल्कि उन्हें खुश देख सुकून में हूँ। ये सब छोड़िए, बताइए मम्मी कैसी हैं? राजेंद्र जी गंभीर आवाज़ में कहते हैं, अपने हाल में हमेशा की तरह खुश। राजेंद्र जी का बेरुखा स्वर सुन करण उनका हाथ कसकर आंखों से शांत रहने का इशारा करता है और आरती को प्रणाम कर उसकी गोद से गुड्डा को लेकर खुश होते हुए कहता है, अरे वाह, मेरा बच्चा तो बहुत क्यूटी लग रहा है भाई, ये बिल्कुल आपकी कॉपी है। क्यों पापा? राजेंद्र जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिल्कुल सही कहा करण। तुम्हारी दादी कहती थी बेटियां यदि बाप पर जाती हैं तो भाग्यशाली होती हैं, और मेरी लाटू ने तो आते ही ये कहावत सच भी कर दी। देखो आज इसके पास दादू बुआ चाचू सब हैं। करण को देखते हुए बहुत जल्द मेरी लाडो की अपनी चाची की गोद में मिलेगी। राजेंद्र जी की बात सुन करण ने अपनी नज़रें झुका ली। वहीं तीनों एक साथ कहते हैं, बिल्कुल पापा, और हमें इस खुशी का बेसब्री से इंतज़ार है। आरती मुस्कुराते हुए कहती हैं, भैया पहले फ्रेश हो जाइए, फिर आराम से गुड्डा के साथ खेलना। पापा हम डिनर लगवाते हैं। पायल आरती का हाथ पकड़कर कहती है, भाभी आप रुकिए, मैं डिनर लगाती हूँ। आरती प्यार से कहती हैं, पायल मैं। आरती आगे कुछ बोलती उससे पहले ही राजेंद्र जी कहते हैं, आरती बहू पायल को करने दो, कल का फंक्शन हो जाए उसके बाद तुम्हें नहीं रोकूंगा। जाओ पायल हेल्प करो सर्वेंट की। पायल मुस्कुराते हुए कहती है, जी पापा। इतना बोल किचन में चली जाती है। करण के फ्रेश होते ही पूरा गोयल परिवार एक मुद्दत बाद एक साथ डिनर का लुत्फ उठा रहा था। कमी थी तो सिर्फ सुरेखा की। करण मलाई प्याज की सब्जी खाते हुए कहता है, भाई आज सच में घर के खाने ने भीतर तक तृप्त कर दिया। आपके हाथों में वाकई जादू है। सब्जी में इतना गजब टेस्ट है ना कि पूछो मत। पापा ऐसा करो, फंक्शन के बाद पायल को कुछ दिनों के लिए भाई के पास ही रहने दो। मम्मी के पास तो दीना है, वहाँ संभाल लेगा। पायल को किचन और घर के कामों में भाभी एक्सपर्ट कर देंगी, ताकि शादी के बाद ससुराल में से कोई दिक्कत नहीं आए। वरना काम नहीं आया तो इसके साथ मम्मी जी को जी भर कर ताने मारेगी। पायल मुंह बनाते हुए कहती है, भाई आप आज मेरी क्लास लगाने के मूड में ही आए हैं क्या? अभी मुझे घर के कामों में इंटरेस्ट नहीं, जब ससुराल जाऊंगी तब देखेंगे। वैसे भी पहले आपकी शादी होगी, उसके बाद मेरी, समझे? करण गहरे स्वर में कहता है, मेरा फैसला तो अटल है पायल। करण की ज़िंदगी में अंकिता की जगह कोई नहीं ले सकता। उनकी अनगिनत यादें हैं मेरे पास। मैं उन्हीं यादों के सहारे अपना संपूर्ण जीवन निकाल लूँगा। लेकिन आज आखिरी बार अपनी फैमिली के सामने कह रहा हूँ, मुझसे फिर कभी आप सब शादी का जिक्र मत करना पायल, वरना मैं कभी अजमेर भी नहीं। राजेंद्र जी गहरे स्वर में कहते हैं, करण फालतू की बातें नहीं, खुशी के मौके पर मुझे किसी की तरफ से माहौल ख़राब नहीं चाहिए। पायल अपनी आदत में सुधार लाओ। करण बड़ा है तुमसे, वो कुछ कह रहा है तो उसकी बात का मान रखना सीखो। हर वक्त पलट कर जुबान चलाना ठीक नहीं, लेकिन यहाँ गलती तुम्हारी नहीं। सुरेखा ने तुम्हें बहुत सर चढ़ाया है, उसी का नतीजा है जो तुम इतनी मुंहफट हो। करण राजेंद्र जी को इतने गुस्से में देख एकदम से खड़े होकर कहते हैं, पापा प्लीज़। पायल रुआसी होकर कहती है, पापा हम भाई से सिर्फ मजाक। करण उसके सर पर हाथ रखकर कहता है, बट पायल मैं मजाक के मूड में नहीं बच्चा। करण का लहजा सुन सब उसकी ओर देखने लगे। केशव राजेंद्र जी को देखकर कहते हैं, करण जो भी बात है साफ साफ कहो। करण राजेंद्र जी के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, पापा वो मैंने आपसे और भाई से पूछे बगैर अपने एक फ्रेंड को
कल के फंक्शन में इनवाइट किया है। एक्चुअली पापा और मेरे साथ ही ओटीसी में ट्रेनिंग पीरियड पर है। एक ही बैच के हैं। उसकी भी रैंक काफ़ी अच्छी है तो शायद उसे भी सेम पोस्ट मिल जाए। राजेंद्र जी को करण की बातों से काफ़ी कुछ समझ आ गया। वो पायल के चेहरे को देखते हुए कहते हैं, करण बेटा, उसके माँ बाप, खानदान। जैसे ही राजेंद्र जी के मुंह से ये शब्द निकले, पायल को खाते ही जोर की हिचकी शुरू हो गई। खाना उसके गले में अटकने लगा। केशव उठ की पीठ सहलाते हुए कहते हैं, पायल आराम से बेटा। करण और राजेंद्र जी पायल के मनोभावों को अच्छी तरह समझ रहे थे। राजेंद्र जी संजीदगी से कहते हैं, करण बेटे, ये तुमने उस बच्चे को पायल के लिए चुना है तो ज़रूर वो लाखों में एक होगा। करण हल्की मुस्कान लेकर कहते हैं, पापा सच में लाखों में एक है। ये समझ लीजिए आपके करण और केशव का प्रतिबिंब है। वो लोग जयपुर के ही रहने वाले हैं। अंकल इनकम टैक्स ऑफिसर हैं और आंटी बनस्थली विद्यापीठ में प्रिंसिपल। कलरव इकलौता बेटा है उनका। वैशाली नगर में बहुत ही आलीशान कोठी है उनकी। फोर फादर तक पूरी फैमिली जयपुर ही सेटल्ड है। शायद आपने भी समाज में उनका नाम सुना होगा। राजेंद्र जी उत्सुकता बस कहते हैं, नाम क्या है बेटा उनका? करण हल्की मुस्कान लेकर कहता है, प्रमोद गुप्ता और रजनी गुप्ता। राजेंद्र जी पायल के चेहरे के बदलते हाव भाव को बड़ी पैनी नज़रों से देख रहे थे। वो उस पर नज़र गड़ाए शांत लहजे में कहते हैं, नाम सुना हुआ तो लग रहा है करण। शायद हमारे समाज की पत्रिका में पढ़ा होगा मैंने, बट मैं परिचित नहीं हूँ उनसे। करण शांत लहजे में कहता है, पापा इस साल की पत्रिका में फ्रंट पेज पर ही अंकल का नाम है। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने उड़ान संस्था की 2 अनाथ बच्चियों की पढ़ाई लिखाई और शादी का पूरा जिम्मा उठाया है। इतना ही नहीं, वो हमारे अग्रवाल समाज के अध्यक्ष भी हैं। लास्ट सैटरडे मैं कलरव के साथ उनके घर गया था, तब आंटी अंकल से मिला। मुझे पायल के लिए उनका परिवार बेहद पसंद आया पापा। एक बार आप मम्मी और भाई अर्जुन भाई और मामा मामी के साथ कल से मिल लो। यदि आपको कलरव पसंद आए तो फिर हम पायल के रिश्ते की बात उनसे आगे बढ़ाएंगे। हमारी कम समय में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है पापा। एक बार मैंने बातों बातों में कलरव से शादी को लेकर उसके बीच पूछे थे तो उसने यही कहा कि वो अपने पेरेंट्स की पसंद से ये फैसला लेगा। उसे मैंने पायल की फ़ोटो दिखाई थी पापा। हमारी पायल एक नज़र में ही उसे पसंद आ गई तो उसने अंकल आंटी को भी पायल की पिक दिखाई। उन्हें भी पायल पसंद है पापा। कल आप सब मिल लो उससे। पायल और वो भी एक दूसरे से मिल लें, बातचीत करें दोनों, और यदि इन दोनों की तरफ से हरी झंडी मिलती है तो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए। वो जयपुर का माना हुआ परिवार है। पापा आपको और मम्मी को जैसे पायल के लिए लड़का और ख़ानदान चाहिए, उससे कहीं बढ़कर है उसका रुतबा। इसलिए पायल मैं तुझे घर के कामों को सीखने की गुजारिश कर रहा हूँ बच्चे। बेशक उनके घर में नौकरों की कमी नहीं, लेकिन ससुराल वालों को अपनी बहू से बहुत अपेक्षाएं रहती हैं। मैं सिर्फ घंटे भर रुका था पापा, लेकिन मेरी नज़रों में एक बार में ही सब कुछ देख परख लिया। करण गंभीर लंबी सांस लेकर कहता है, पायल किस्मत वालों को इतना अच्छा घर और जीवन साथी नसीब होता है। मैं सबके सामने तुझसे एक बार फिर कहूँगा, मम्मी की बातों में आकर तू कोई गलत काम मत करना बच्चे, वरना तेरी पूरी जिंदगी पर प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे। और कलरों से एक बार मिल ले। तू हाँ करेगी तभी ये रिश्ता होगा। मैं तुझे कभी शादी के लिए फोर्स नहीं करूँगा पायल, लेकिन फिर भी कहूँगा वो तेरे लिए बेस्ट रहेगा। पायल कुछ बोलने को हुई कि राजेंद्र जी उसे हाथ के इशारे से रोकते हुए गहरे स्वर में कहते हैं, पायल सुरेखा को छोड़कर मैं तुम्हारे दोनों भाई और भाभी यहाँ हैं। आज अपने पूरे परिवार के सामने तुमसे पूछता हूँ, बिल्कुल निडर होकर बताना बच्चे, यदि तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो तुम आज हम सब के सामने उस लड़के का जिक्र कर सकती हो।
हम इस टॉपिक को यहीं क्लोज कर देंगे, आगे कोई स्टेप नहीं लेंगे। लेकिन यदि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई नहीं है और मुझे कल कलरव पसंद आ गया तो फिर तुम्हारी शादी मेरी पसंद के लड़के से होगी, तुम्हारी मम्मी की पसंद से नहीं। ये बात तुम गांठ बांध लेना। जीवन तुम्हारा है, इसलिए उससे मिलने के बाद अपने भविष्य को देखते हुए फैसला करना। और अगर तुम्हारी पसंद कोई और है तो तुम अभी हम सब के सामने बता सकती हो। राजेंद्र जी की बातें सुन पायल की आंखों में दिशांत का चेहरा घूम गया। उसकी आंखें नम हो उठी। वो मन में बुदबुदाते हुए कहती है, लड्डू, पापा ने पूछने में बहुत देर कर दी। काश वो कुछ दिन पहले मुझसे ये सब पूछ लेते तो शायद तुम मेरे हमसफ़र बन जाते। लेकिन आज की हकीकत ये है, मेरे एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई है। सॉरी पापा, मैं भी आपको चाह कर भी दिशांत के बारे में नहीं बता सकती, क्योंकि मम्मी का प्लान बहुत खतरनाक है। वो अच्छत अंकल से बदला लेने के लिए दिशांत और अंकिता दोनों को समाज के सामने नीचा दिखाने के लिए उस नसासा के साथ मिलकर घटिया कांड करने पर तुली हैं। लेकिन मैंने भी खुद से प्रण लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मम्मी को उनके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। दिल से चाहती हूँ करण भाई अंकिता से शादी कर लें, और इसके लिए आपकी बेटी वो करने जा रही है जिसके लिए आप और भाई मुझे शायद कभी माफ़ न करें। मम्मी के किए की सज़ा आपकी बेटी भुगतेगी पापा। भगवान करे कल आपके दोस्त को कोई काम आ जाए, भाई और वो इस फंक्शन में ना आए। मैं आपकी छवि खराब करना नहीं चाहती। आई एम सॉरी। पायल की आंखों में आंसू आ गए। करण उसकी आंखों से बहते आंसू देकर कहता है, पायल, तेरी आंखों में आंसू, क्या हुआ बच्चा? पायल एकदम से हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें नीची करके कहती है, वो कुछ नहीं भाई। राजेंद्र जी पर एक नज़र डाल धीरे से कहती है, पापा, एक बार कल का फंक्शन होने दीजिए, उसके बाद मेरी शादी की बात करना आप सब। भाभी, मेरा डिनर हो गया, मुझे नींद आ रही है। पापा, मैं यहीं रुकूंगी आज, इसलिए आप और भाई घर चले जाइए। इतना बोल जल्दी से ऊपर भाग जाती है। राजेंद्र जी पायल को जाते देख गहरे स्वर में कहते हैं, करण, ये लड़की तुम्हारी माँ के बगैर बिल्कुल नहीं हिलेगी। कल कलरव आ रहा है, हम सब मिल लें उसे, उसके बाद कोई फैसला करेंगे। शादी दो परिवारों का बंधन है बच्चे, कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं जो हम जल्दबाजी करें। मुझे लड़के के ऊंचे खानदान और रुतबे से कोई सरोकार नहीं बेटा, बस लड़का स्वाभिमानी और सुलझा हुआ हो, पायल को खुश रखे, अच्छे संस्कार और पढ़ा लिखा हो। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। लड़का लायक होना चाहिए बेटा, बाकी पैसा तो हाथ का मैल है, आता जाता रहता है। मेरा डिनर हो गया, सरू घर पर अकेली है, इसलिए मुझे निकलना होगा। तुम यदि मेरे साथ चल रहे हो तो आ जाओ। करण आरती केशव की ओर देखता है। वो अपनी पलकें झपका कर उसे जाने का बोलते हैं। करण खड़े होकर कहता है, पापा, बस 2 मिनट, मैं एक बार पायल से मिलकर आता हूँ, फिर निकलते हैं। इतना बोल हाथ धोकर ऊपर जाता है। इधर पायल रूम में आते ही उसी शख्स को फ़ोन मिलाती है। वो शख्स इस वक्त पायल का नंबर देख फ़ोन उठा थोड़ी नाराज़गी भरे स्वर में कहता है, इतनी रात गए, मना किया है तुम्हें फ़ोन करने से, तो समझ नहीं आता तुम्हें। पायल रुआंसी होकर कहती है, बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझसे रहा नहीं गया। वो शख्स गहरे स्वर में कहता है, अब क्या तूफान आ गया जो तुमसे सुबह तक का सब्र नहीं हुआ। पायल उस शख्स को सारी बातें बता धीरे से कहती है, अब बोलिए, मैं पापा और मेरे भाई को क्या जवाब दूँ? वो शख्स उसकी मनोदशा समझ शांत स्वर में कहता है, अभी किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, एक बार कल का फंक्शन निपटने दो, शायद तुम्हें आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। जो कहा है उस पर फोकस करो, क्योंकि यह तुम एन टाइम पर पीछे हटी तो जो तुम चाहती हो वो कभी नहीं हो पाएगा। दिशांत और अंकिता को अपनी माँ के गंदे
इरादों से केवल तुम ही बचा सकती हो। कल की पार्टी में मिलता हूँ। रेडी रहना। गुड नाइट। इतना बोल फ़ोन रख देता है। करण कब से गेट पर खड़ा उसकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। पायल के फ़ोन रखते ही वो अंदर आकर कहता है, पायल, इतनी रात को किससे बात कर रही है? करण की आवाज़ सुन पायल हड़बड़ा गई। उसके हाथ से फ़ोन छूट नीचे गिर गया। वो पीछे मुड़ अटकते हुए कहती है, भाई, आपका भाई। करण उसको इतनी हड़बड़ी में देखकर कहता है, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं पायल। मैंने पूछा, इतनी रात को किसका फ़ोन था? पायल मुंह बनाते हुए कहती है, कोई भरोसा नहीं करता मुझ पर। सब मेरी जासूसी में लगे रहते हैं। अब तो मेरा फ़ोन पर बात करना भी आपको गलत लगता है भाई। करण गहरे स्वर में कहता है, पायल, बातों को मत घुमा और ज़्यादा नौटंकी नहीं। कोई जासूसी नहीं कर रहा मैं तेरी। भरोसा क्या? ब्लाइंड फेथ है मुझे अपनी बहन पर। वो कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे पापा की परवरिश का तमाशा बने। मूड सही कर। पापा की बातों का बुरा मत मानना। एक बार मिलकर देख कलरों से, बहुत समझदार है वो। फिर कहूँगा तेरी रजामंदी नहीं होगी तो हम कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब फ़ोन रखकर टाइम से सो जा और कल जल्दी भाभी भाई के साथ घर आ जाना। हम सब एक साथ किशनगढ़ के लिए निकलेंगे। इतना बोल करण अपने पापा के साथ निकल गया। वहीं गोयल भवन में सुरेखा को करण के अजमेर पहुंचने की सूचना नताशा से मिल चुकी थी। जैसे ही राजेंद्र जी की गाड़ी गोयल भवन पहुंची, वो सीसीटीवी कैमरे से करण को राजेंद्र जी के साथ गाड़ी से उतरते देख फुर्ती से अपने रूम में जाकर बेडशीट ओढ़ दूसरी साइड करवट लेकर सोने का नाटक करने लगी। किचन में खड़ा संतू सुरेखा की हर गतिविधि पर नज़र जमाए हुए था। बेल बजने से पहले ही वो गेट खोल देता है। करण अंदर आते हुए कहता है, काका, मम्मी। संतू साफ झूठ बोलते हुए कहता है, करण बेटा, बहू रानी तो कब से अपने कमरे में है, शायद सो भी गई होंगी अब तक। राजेंद्र जी करण को देखकर कहती हैं, कोई नहीं कन्नू, तू सुबह मिल लेना सरू से। अभी अपने रूम में जाओ और आराम करो। इतना बोल अपने कमरे में जाकर देखते हैं तो सुरेखा को सोए देख उन्हें भी यही लगा कि वो कब से सो रही है। राजेंद्र जी अपनी नाइट ड्रेस लेकर वॉशरूम में चले गए। उनके जाते ही सुरेखा अपनी आंखें खोलकर खुद से कहती हैं, तुम्हें क्या इतनी मूर्ख लगती हूँ कि तुम्हारे कारनामों की खबर नहीं होगी मुझे। तुम और तुम्हारे बेटों की रंग रंग से वाकिफ़ हूँ। पता नहीं उस 2 टके की कल की आई लड़की ने क्या जादू कर दिया है जो इन लोगों के दिमाग में आती निकलती नहीं। कल पहले उस डॉक्टर और इस अंकिता का मामला सुलझा लूँ, फिर घर वालों को देखूंगी। बहुत शौक था दोनों को गोयल ख़ानदान से जुड़ने का। इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि मेरे घर की ओर तो क्या किसी खानदान से जुड़ने लायक नहीं रहेंगे। अक्षत मित्तल की बेटी की इज्जत का कैसे तमाशा बनता है बहुत जल्द देखोगे आप। और उस डॉक्टर के तो सारे स्क्रू कसने हैं मुझे। उसकी इज्जत की धज्जियाँ तो नताशा ऐसे उड़ाएगी कि अक्षत मित्तल क्या, वो भी पूरे अजमेर में मुँह दिखाने लायक नहीं बचेगा। उसके बाद इन बाप बेटों के दिमाग से इस आरती और उसकी बेटी का भूत उतारूंगी। करण को काबू में कैसे करना है ये मुझसे बेहतर कौन जानता है। वो कुटिलता से मुस्कुराते हुए नताशा को मैसेज करती हैं और राजेंद्र जी के आने से पहले ही फिर सोने का नाटक करती हैं। राजेंद्र जी एक नज़र सुरेखा पर डाल चुपचाप बेड से पिलो उठा काउच पर जाकर लेट गए। इधर अग्रवाल भवन में राज के घर लौटने से पहले ही शीतल उसका इंतजार करते करते बालकनी में ही सो गई। राज रूम में शीतल को न देख बालकनी के खुले गेट की ओर झांकता है तो शीतल को बालकनी में सोते देख उसकी आंखें गहरा उठी। राज की शर्ट पहने वो इतनी बेफिक्री से सो रही थी कि इस वक्त शीतल के बदन पर लिपटे कपड़े पूरी तरह अस्त व्यस्त थे। एक तो
वाइट शर्ट उस पर, ऊपर से 2 खुले बटन। महीन शर्ट से झलकते उसके वाइन कलर के नेट के इनरवेयर। थाइड से भी ऊंची जड़ी शर्ट के झांकते उसके सुडौल पैर। मासूम से चेहरे पर लटकती जुल्फों की लड़ियाँ और आकर्षक बदन को देख राज बाबू के होश उड़ गए। वो अपना सर झटक खुद में, ये सोना मुझे ऐसे करंट देगी तो एसीपी तो पागल हो जाएगा। अब तुम ही बताओ कान्हा, मैं अपनी राधा से कैसे दूर रहूं? सोना यार, तुम्हारा रूप मेरे सर चढ़कर बोलता है। वो एक बार गहरी नज़रों से ऊपर से नीचे लेकर नीचे तक शीतल को देखता है और चुपचाप अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर, थोड़ा सा डिनर कर, जल्दी से अपने कमरे में आकर गेट लॉक कर, अपने बदन पर लिपटी टी शर्ट निकाल, सोफे पर डाल, शीतल के पास बालकनी में जाकर ज़मीन पर उसके करीब बैठ, जैसे ही अपनी अंगुलियों से उसकी धड़कनों को सहलाने लगा। शीतल राज का हाथ कसकर पकड़ लेती है। शीतल की कसावट से राज की अंगुलियां और सख्त होती उससे पहले ही सोना रानी उठकर बैठ गई। वो अपनी अलसाई आंखों को मलते हुए कहती है, राज कब आए आप, और हम यहीं पर कैसे? राज उसकी थाइस को अपने हाथों से दबाते हुए एल्कोहलिक साउंड में कहता है, ज़रूरी है हर बार इतना हॉट लगना। एक बार खुद को देखो सोना, आज तुम्हें मेरी सिंड्रेला ने बचा लिया, वरना तुम्हारा इतना मदमस्त रूप देख तुम पर अपना प्यार ऐसे अंदाज में बरसाता कि तुम हिल जाती मेरे स्पर्श से। मेरा दिल दीवाना हो इस गमसीन बदन से। कोई शरारत कर ले उससे पहले रूम में चलो और चेंज करो, और जब तक मेरी सिंड्रेला नहीं आती तुम ये शर्ट नहीं पहनोगी। इतना बोल उसकी शर्ट के खुले बटन पर अपनी अंगुलियों को लपेट उन्हें रोल करते हुए सामने से हटा। शीतल के कसावट लिए नाजुक बदन पर अपने तपते लबों को रख उन्हें प्यार से स्मूच करते हुए अपने हाथों की गर्माहट से उसके ठंडे जिस्म को सहलाते हुए कभी उसकी कमर से, कभी उसकी उफनती बेकाबू सांसों की रफ्तार से, कभी कांपते पैरों पर बेतरतीबी से लहराते हुए अपनी गर्म सांसों को उसके हर अंग पर छोड़ते हुए शीतल को अपनी बाहों में लेकर अंदर आता है और बेड पर लिटा उसके बदन को शर्ट से आज़ाद कर गहरे स्वर में कहता है, मना किया है ना सोना, इस टाइम इस नाजुक अंगों पर किसी तरह की कसावट मत रखो। इतना बोल झटके से शीतल को उन आवरण से आज़ाद कर ऑयल की बोतल उठा। जैसे ही शीतल के बदन पर ऑयल की बूंदें गिराता है, शीतल का जिस्म बुरी तरह कांप उठा। वो राज का हाथ पकड़ सिहरते हुए कहती है, राज ये आप। राज उसका हाथ हटा कशिश भरी आवाज़ में कहता है, पूरे दिन की थकान अब हर रोज़ मालिश से ही दूर करूँगा। रिलैक्स होकर आंखें बंद कर मेरे स्पर्श और मालिश को महसूस करो, अच्छा लगेगा सोना। इतना बोलते ही राज के हाथ आहिस्ता आहिस्ता अपने सोना के बदन पर थिरकते हुए आगे बढ़ने लगे। राज के हाथों से हुई मालिश ने वाकई शीतल को भीतर तक सुकून से भर गया। वो राज के हर स्पर्श से सिहरती हुई गहरी नींद में सो गई। शीतल की सांसों के शोर को सुन राज के हाथ भी वहीं थम गए। वो ऑयल की बोतल उठा साइड में रखता है और शीतल को ब्लैंकेट से कवर कर हैंड वॉश कर उसके बगल में आकर लेटता है और मोबाइल ऑन करता है कि उसे दिशांत की भेजी पिक नज़र आती है। नताशा को किसी और की बाहों में देखते ही राज के जबड़े गुस्से से जुड़ गए। वो एक मैसेज अर्जुन जी के नंबर पर सेंड कर शीतल को खुद से लिपटा कर आंखें बंद कर लेता है।